अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो जी आइए अपने नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है अंतुल हयात और इसको लिखा है शहज़ादी भट्ट ने। और आज है नावल की 15वीं किस्त। और तो आइए शुरू करते हैं नावल को, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं कि आगे नावल के साथ क्या बनता है। ठीक है, तो चले जी देखते हैं जी कहाँ पे हमने स्टॉप किया था। हाँ जी, यहाँ पे हमने स्टॉप किया था। 15 मिनट में वो सब चौधरी निसार अली की हवेली के बाहर मौजूद थे। रात के सन्नाटे में गाड़ियों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। चौधरी हुसैन जो घबराहट के मारे पसीने से शराबोर हो चुका था, सोचने में लगा था अब क्या करे। तभी इसे हवेली के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। चौधरी हुसैन जल्दी से खिड़की की तरफ हुआ और थोड़ा सा पर्दा हटाकर देखा तो उसकी टांगें कांपने लगी। बलाच खान दादा अपने गार्ड के साथ उसकी हवेली के बाहर खड़ा था। चौधरी हुसैन के पास सोचने का वक्त नहीं था। वो जल्दी से अपने कमरे से निकला और छत की तरफ चला गया। उल्फत जल्दी से हवेली के अंदर आई। बलाच खान दादा और महबूब खान दादा उसके पीछे ही थे। बलाच खान दादा ने अपने हाथ में पिस्टल पकड़ी थी। वह चौधरी हुसैन को बख्शने के मूड में नहीं था। बाबा बाबा कहाँ हैं आप? उल्फत ने हवेली दाखिल होते ही चौधरी निसार अली को आवाज़ें देनी शुरू कर दी, पर हवेली में सन्नाटे का राज था। उल्फत जल्दी से चौधरी हुसैन के कमरे की तरफ भागी। बलाच खानदादा और महबूब खानदादा भी उसके पीछे भागे। खानी उल्फत दरवाजे तक पहुंची तो रूप जमीन पर बेहोश पड़ी थी। इसकी कलाई से खून निकलता जा रहा था। उल्फत के पीछे बलाच और महबूब खानदादा भी कमरे में आए तो इन दोनों के रंग एकदम पीले पड़ गए। रूप बलाच खान दादा पागलों की तरह रूप की तरफ बढ़ा और उसका सर उठाकर अपनी गोद में रखा। रूप उठो, रूप। बलाच खानजादा के साथ उल्फत और महबूब खानजादा भी रूप को होश दिलाने लगे। लाला खानी का जख्म गहरा है, इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले चलते हैं। बलाच खानजादा रूप के बेहोश वजूद को साकित नजरों से देख रहा था। महबूब खानजादा ने उसे हिलता ना देख रूप को अपने बाजुओं में उठाया और बाहर की तरफ भागा। बलाच खानजादा की नजरें फर्श पर गिरे रूप के खून की तरफ उठी जो अब जम रहा था। लाला चले। उल्फत ने बलाच खानजादा को कंधे से हिलाया तो वो चौंक कर उल्फत की तरफ एक नज़र देखकर जल्दी से महबूब खानजादा के पीछे गया। उल्फत भी इनके पीछे ही थी। हशमत अली ने महबूब खानजादा को आते देख फौरन गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला तो महबूब खानजादा ने रूप को पिछली सीट पर लिटा दिया। उल्फत इसके साथ पीछे बैठ गई, रूप का सर अपनी गोद में रख लिया। महबूब खानजादा ने ड्राइविंग सीट संभाली तो बलाच खानजादा फ्रंट सीट पर बैठ गया। हशमत अली बलाच खानजादा की जीप में सवार हो गया। चौधरी हुसैन मौका देखते फरार हो चुका था। इस वक्त बलाच खानदादा के ज़हन पर रूप सवार थी। पूरे रास्ते बलाच खानदादा पीछे मुड़ मुड़कर रूप को देखता रहा जो बेसुध पड़ी थी। उल्फत ने अपने दुपट्टे का कोना रूप की कलाई पर रख दिया था जिससे उसका खून बहना कम हो गया था। बलाच खानदादा का दिल और दिमाग खौफ में मुब्तला था और जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। ना इससे रोया जा रहा था ना ही बोला जा रहा था। उसकी आंखें रूप के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। महबूब खानदादा से जितनी जल्दी हो सका वो हॉस्पिटल पहुंचा और रूप को फिर से अपने बाजुओं में उठाकर वो हॉस्पिटल के अंदर भागा। बलाच खानदादा स्टील गाड़ी में ही बैठा रहा। वो रोना चाह रहा था, रूप को आवाजें देना चाह रहा था, उसके पीछे जाना चाह रहा था, पर उससे हिला भी नहीं जा रहा था। उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ चुकी थी। रूप को खोने का ख्याल ही उसे आधा मार चुका था। रूप को एडमिट कर लिया गया था। हशमत अली ने महबूब खानजादा के कहने पर यूसुफ खानजादा को इतला दे दी थी। यूसुफ खानजादा ने गाड़ी रास्ते से ही वापस मुड़कर हॉस्पिटल के रास्ते पर डाल दी थी। हवेली फोन करके भी हशमत अली ने शारिक खानदादा को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। आधे घंटे के अंदर खान हवेली के अफराद हॉस्पिटल मौजूद थे। बलाच खानदादा अभी तक स्टील गाड़ी में बैठा था। उल्फत रोते हुए घबराहट से अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। आज उसके लाला की वजह से रूप जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और शायद अब उसका एक बार फिर घर बर्बाद होने वाला था। उल्फत ने खौफजदा आंखों से महबूब खानदादा की तरफ देखा जो आंखों में इश्तियाल लिए उसे ही देख रहा था। उल्फत ने फौरन नजरें झुका ली। महबूब खानदादा कदम कदम चलता उल्फत के करीब आया तो उल्फत का दिल सूखे पत्ते की मानद लर्जा, रंग लट्ठे की मानद सफेद पड़ा। अगर मेरी खानी को कुछ भी हुआ तो कसम खाकर कहता हूँ उल्फत, तुम दूसरी बार अपने माथे पर तलाक का धब्बा लगवा बैठोगी। महबूब खानदादा का लहजा इतना सर्द था कि उल्फत इसके अल्फाजों पर अंदर तक कांप गई। उसने भीगी आंखें उठाकर महबूब खानदादा की तरफ देखा जो इस पर गुस्सैली निगाह डाले जा चुका था।
उल्फत के आंसू बंद तोड़ कर बहे। वो बेयकीनी से महबूब खानजादा की पुश्त को देखती रह गई। खानम बीबी कॉरिडोर में बैठकर तस्बीह पढ़ रही थी। सबा इनके कंधे पर सर रखे बेआवाज रो रही थी। उसने लरजती पलकें उठाकर अपने दुश्मन जान की तरफ देखा, जिसने अब तक उसे एक नज़र देखना भी गवारा नहीं किया था। उसके आंसुओं में मजीद रवानी आ गई। महबूब खानजादा गाड़ी के पास आया तो बलाज खानजादा साकिब गाड़ी में बैठा था। महबूब खानजादा के दिल को कुछ हुआ। लला, आप बाहर आए, खानी अब ठीक है, महबूब खानजादा ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते कहा तो बलाज खानजादा ने झटके से महबूब खानजादा की तरफ देखा और गाड़ी से निकल आया। तुम सच कह रहे हो, रूप ठीक है? बलाज खानजादा की आंखों का रंग उम्मीद की किरण से रोशन हुआ। जी जी, महबूब खानजादा ने नजरें चुराकर कहा तो बलाज खानजादा उसका कमजोर लहजा और आंखें चुराना बखूबी देख गया। बलाज खानजादा ने अपने शाने ढीले छोड़े और गाड़ी से टेक लगाकर आसमान की तरफ देखते हुए आवाज रोने लगा। महबूब खानजादा से अपने लाला की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो अपने आंसू छुपाता वहां से चला गया। बेटा परेशान हो, बलाज खानजादा गाड़ी से टेक लगाए बेआवाज रो रहा था जब एक ज़ईफ औरत ने आकर उसके सर पर हाथ रखा। बलाज खानजादा ने उसे बहती निगाहों से देखा। परेशान नहीं होते बेटा, अल्लाह के आगे सर झुकाओ, उसे अपनी परेशानी बताओ, वो दिलों के हाल जानता है, वो सबकी सुनता है। बूढ़ी औरत ने बलाज खानजादा के सर पर हाथ फेरा और चली गई। बलाज खानजादा ने हाथ की पुश्त से आंसू साफ किए और हॉस्पिटल के साथ बनी मस्जिद में जाकर वजू करके तहज्जुद पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाए, दुरूद शरीफ पढ़ा और फिर अपने अल्लाह से रूह की खैरियत और आफियत मांगी। ए अल्लाह, मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में मत डाल, मेरी महरम मेरी रूह को मुझसे जुदा न कर। मैंने कभी तुझसे शिकवा नहीं किया, तेरी हर आजमाइश पर सब्र किया, पर मालिक मेरी रूह की सांसें ऐसे लौटा दे। मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं कभी अपनी बीवी पर नाहक गुस्सा नहीं करूंगा, उसे उसके हकूक दूंगा। मैं जानता हूँ मुझे रूह पर नाहक गुस्सा करने और इसे चोट पहुंचाने की सजा मिल रही है। बलाज खानजादा के जहन में डेरे की हर बात फिल्म की तरह घूमी। कैसे वो रूप के हाथ सिगरेट से जला रहा था, उसके बाल नोच रहा था। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। बलाज खानजादा फूट फूट कर रो पड़ा। पास से गुजरते कुछ लोग उसे मजबूत मर्द को रोते हुए देख रहे थे और इसकी किस्मत पर रश कर रहे थे जिसे वो तहज्जुद में रो रो कर मांग रहा था। पेशेंट रूम से डॉक्टर बाहर निकला तो महबूब और यूसुफ खानजादा सभी डॉक्टर की तरफ बढ़े। घबराने की बात नहीं है, कट साइड पर लगा था इसलिए इनकी जान बच गई। खून काफी बह गया था इसलिए इन्हें बहुत वीकनेस होगी। अभी हमने इन्हें इंजेक्शन दिया है इसलिए वो 5 घंटों बाद होश में आएंगी, डॉक्टर ने अपना पेशेवराना अंदाज में कहा तो सबने सुकून भरा सांस लिया। सबके चेहरों पर खुशी की रमक दौड़ गई। महबूब खानजादा जल्दी से बलाज खानजादा को बताने हॉस्पिटल से बाहर भागा, पर बलाज खानजादा उसे कहीं नजर नहीं आया। एक दो लोगों से पूछने पर पता चला कि वो मस्जिद में है। महबूब खानजादा जल्दी से मस्जिद गया तो बलाज खानजादा मस्जिद की दीवार से टेक लगाए जमीन पर बैठे आंसू बहा रहा था। लाला, लाला, आपकी दुआ कबूल हो गई, खानी बिल्कुल ठीक है। महबूब खानजादा को सांस चढ़ गया था। उसने लंबे लंबे सांस लेते बताया तो बलाज खानजादा उसी पल सजदे में गिरकर अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगा। या अल्लाह, मैं इस लायक तो नहीं था पर तूने मुझे इस काबिल समझा। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है। बलाज खानजादा ने रोते हुए अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया तो उठकर हॉस्पिटल की तरफ भागा। फजर का वक्त हो रहा था। खानम बीबी प्रेयर रूम में नमाज अदा करने चली गई। महबूब खानजादा और यूसुफ खानजादा ने सबके लिए नाश्ता ले आए थे। 2 दिन से सब भूखे थे। यूसुफ खानजादा चाय और बिस्किट लेकर सबा की तरफ बढ़ा तो उसने बिना यूसुफ खानजादा की तरफ देखते हल्का सा सर नफी में हिला दिया। यूसुफ खानजादा ढीठों की तरह खड़ा रहा। वो जानता था उसकी बीवी से नाराज है। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। वो गुस्से और जज्बात में सबा के साथ गलत कर गया था। खा लो वरना मैं जबरदस्ती खिलाऊंगा, यूसुफ खानजादा ने संजीदगी से धमकी दी तो सबा की आंखों से अश्क बहे। हर बार जबरदस्ती नहीं चलेगी, सबा ने रंधी आवाज में कहा और वहां से हट गई। यूसुफ खानजादा का दिल किया अपना सर दीवार में मार दे। क्या जरूरत थी बलाज खानजादा का गुस्सा इस पर निकालने की। सबा रुबाब के साथ जाकर बैठ गई। रुबाब ने उसे चाय बिस्किट दिए पर वो इनकार कर गई। थोड़ा सा खा लो सबा, रुबाब ने मोहब्बत से कहा। नहीं मामा, मेरा कल से दिल बहुत अजीब सा हो रहा है, कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा, सबा ने कोफ्त से अंदाज में कहा तो रुबाब मुस्कुरा दी। कहीं खुशखबरी तो नहीं। रुबाब ने सबा की तरफ झुककर मध्यम सरगोशी की तो सबा ने चौंक कर रुबाब की तरफ देखा जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। सबा के चेहरे का रंग पल में शर्म से सुर्ख हुआ। चेहरे पर अभी उदासी थी, अब इसी चेहरे पर खुशी का समा था। उसने मुस्कुराती आंखों से यूसुफ खानजादा की तरफ देखा जो मोबाइल में बिजी था, पर अगले ही पल सबा की मुस्कुराहट गायब हो गई। इसे यूसुफ खानजादा की संगदिली याद आई। आंखों के पोरों में आंसू जमा हुए।
ऐसी बात नहीं है मामा, शायद फूड पॉइजनिंग हो गया है। सबा ने लहजा नॉर्मल रखा तो रुबाब ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। सबा ने भीगी आंखों से यूसुफ खानजादा की तरफ देखा तो इसी पल उसका ध्यान भी सबा की तरफ हुआ। दोनों की नजरें मिली। सबा की आंखों में आंसुओं के साथ शिकवा था। यूसुफ खानजादा ने नफी में सर हिलाकर उसे रोने से मना किया, पर सबा गुस्से से मुंह मोड़ गई। महबूब खानजादा ने बलाज खानजादा को जबरदस्ती चाय और बिस्किट खिला दिए थे। उल्फत ने हवेली फोन करके सफूरा को हदायत दे दी थी कि वो मुस्तफ़ा को तैयार करके स्कूल भेज दे। नाश्ता कर लिया तुमने? उल्फत ने अभी फोन बंद किया ही था जब उसे अपने करीब से महबूब खानदादा की आवाज आई। उल्फत ने नजर घुमाकर देखा और वहां से जाने लगी। कुछ पूछा है तुमसे? महबूब खानदादा ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोका। नहीं किया, सोच रही हूँ जहर हो मेरे पास खुद भी खाऊं और मुस्तफा को भी दे दूं ताकि इस सफाक दुनिया से मेरी जान छूट जाए, जहाँ करता कोई है और भरता कोई है। उल्फत ने भराई आवाज में कहा तो महबूब खानदादा का उसकी बात पर दिल दहल गया। वो चुपचाप वहां से हट गया। रूप को आहिस्ता आहिस्ता होश आ रहा था। सब हवेली वाले रूप के पास मौजूद थे, सिवाय बलाज खानदादा के। वो पेशेंट रूम के बाहर ही खड़ा था। रूप ने आहिस्ता से आंखें खोलनी शुरू की तो सबसे पहले अपने सामने यूसुफ खानदादा को पाया, जो नम आंखों से उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। लाला, रूप ने कमजोर सी आवाज में कहा तो यूसुफ खानदादा ने जरा सा झुककर उसके माथे पर लब रखे। मेरी छोटी सी खानी ने डरा दिया हमें, यूसुफ खानदादा ने मुस्कुराकर कहा तो रूप फूट फूट कर रो पड़ी। उसके रोने से सबने परेशानी से एक दूसरे की तरफ देखा। रूप मेरे बच्चे। आनम बीबी जल्दी से आगे बढ़ी और रूप के आंसू साफ किए। रूप मत रो, तुम्हें पहले ही वीकनेस है। यूसुफ खानदादा ने परेशानी से कहा, मैंने आपको इतनी आवाजें दी, मुझे बहुत डर लग रहा था। रूप ने हिचकियां लेते कहा तो वहां खड़े सबके दिलों में रूप की तड़प देख कर तकलीफ महसूस हुई। बाहर खड़ा बलाज खानजादा विंडो मिरर से रूप का तड़पना, रोना, हिस्सियां लेना सब देख रहा था। खानी, आपको कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक है। महबूब खानदादा ने रूप के सर पर हाथ रखते कहा। वो उल्फत का भाई मेरे साथ। रूप ने बात अधूरी छोड़ी तो उल्फत शर्मिंदगी से सर झुका गई। चौधरी हुसैन ने उसे सर उठाने के लायक ही कहाँ छोड़ा था। खानी, आप सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ। महबूब खानदादा ने रूप को फिर से तसल्ली दी तो उसने पूरे कमरे में नजरें दौड़ाई। वो बलाज खानदादा को ढूंढ रही थी, पर उसे कमरे में न देख रूप ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, क्योंकि वो बलाज खानदादा के अल्फाज अब तक नहीं भूली थी जो उसने भागते वक्त पीछे से बोले थे। तुम जब भी मेरे सामने आओगी मैं तुम्हें अपने रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। बलाज खानदादा के अल्फाज याद आए तो रूप ने कर्ब से आंखें बंद की। बाहर खड़ा बलाज खानदादा थके हुए कदमों से हॉस्पिटल से निकल गया। रूप के पास इस वक्त हॉस्पिटल में अलीना, सबा और उल्फत थी। उल्फत सेब काट रही थी और सबा रूप को खिला रही थी, जबकि अलीना रूप की मेडिसिन देखने में मसरूफ थी। रूप सेब खाते वक्त कभी उल्फत का चेहरा देखती जो मुरझाया हुआ था और कभी सबा की तरफ देखती जो उदास और चुप चुप सी थी। एक बात पूछूं? रूप ने इन दोनों की खामोशी से तंग आकर कहा तो रूप के सवाल पर वो दोनों एक साथ रूप की तरफ देखने लगी। तुम दोनों उदास क्यों हो? अगर तो मेरी वजह से परेशान हो तो डोंट वरी, मैं अब ठीक हूँ। रूप को जो लगा वो उसने बोल दिया। रूप की बात पर सबा जबरदस्ती हल्का सा मुस्कुराई, पर उल्फत तो मुस्कुरा भी न सकी। वो फिर से सर झुकाकर अपने काम में मसरूफ हो गई। उदास तो होंगी ना तुम्हारे शोहर की वजह से, अलीना ने रूप की मेडिसिन साइड पर रखते कहा तो बलाज खानदादा के जिक्र पर रूप खामोश ही रही। तुम्हारे शोहर की वजह से इन दोनों के शोहर इनसे नाराज हो गए थे, अलीना ने बताना ही ठीक समझा। अलीना की बात पर रूप ने ना समझी थे इन दोनों की तरफ देखा कि क्या मतलब। रूप के पल्ले कुछ भी ना पड़ा। मतलब ये कि यूसुफ खानदादा सबा से नाराज हुआ क्योंकि वो बलाज खानदादा की बहन है, और महबूब खानजादा उल्फत से नाराज हुआ क्योंकि वो चौधरी हुसैन की बहन है, और ये सारी नौबत बलाज खानजादा की वजह से आई। अलीना ने गहरा सांस लेते कहा तो रूप के दिल में बलाज के लिए गुस्सा मजीद बढ़ गया। ना उस रात वो रूप पर गुस्सा करता, ना वो भागती और ना ये नौबत आती। तभी कमरे में यूसुफ खानजादा आया। कभी कैसी हो रूप? यूसुफ खानजादा ने एक प्यारा सा बुके रूप की तरफ बढ़ाते मुस्कुरा कर पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, रूप ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। इस दौरान सबा ने नजरें झुकाए रखी। यूसुफ खानजादा ने तिरछी नजरें करके सबा की तरफ देखा जो स्पॉट चेहरा लिए खामोश बैठी थी। खाना खाया? यूसुफ खानजादा ने आहिस्ता से सबा से पूछा तो वो बिना जवाब दिए आहिस्ता से उठकर कमरे से निकल गई। यूसुफ खानजादा से उसे जाते देखता रह गया। देखते ही रहेंगे या मनाएंगी भी? रूप का ध्यान इन दोनों की तरफ ही था। रूप की बात पर यूसुफ खानजादा ने चौंक कर रूप की तरफ देखा और इसे घूरने लगा। ये सब तुम्हारे जलाद शोर की वजह से हुआ है। मेरी बीवी भी मुफ्त में नाराज हो गई। यूसुफ खानजादा ने रूप को घूरते कहा। मुफ्त में नहीं हुई, आपकी बातों और हरकतों की वजह से हुई है। रूप ने दू बदू जवाब दिया तो यूसुफ खानजादा ने मस्कीन की सूरत बनाई। मैं मासूम जान, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा ना।
मैंने तो कुछ भी नहीं कहा न किया। यूसुफ खानज़ादा की मासूमियत पर रूप अशश कर उठी। ओवर एक्टिंग न करें और मनाएं उसे। रूप ने गुस्से से घूरा तो यूसुफ खानज़ादा सर पर हाथ फेरता बाहर निकल गया। रूप मैं चलती हूँ, मुस्तफ़ा के स्कूल से आने का वक्त हो गया। उल्फत ने संजीदगी से कहा तो रूप ने हल्का सा सर हिला दिया। यूसुफ खानज़ादा बाहर आया तो सबा कॉरिडोर में बेंच पर बैठी थी, वो इसके साथ ही बैठ गया। नाराज़ हो मेरी जान? यूसुफ खानज़ादा ने मोहब्बत से पूछा। यूसुफ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सबा ने भराई आवाज़ में कहा। क्यों, क्या हुआ तबीयत को? यूसुफ खानज़ादा ने सबा के माथे पर हाथ रखा तो उसका माथा ठंडा था। बुखार तो नहीं है, फिर क्या हुआ? यूसुफ खानज़ादा पूरी तरह सबा की तरफ मतवज्जह हुआ। आप मेरा चेकअप करवा दें प्लीज़। सबा की आंखें रुखसारों पर फिसले। ठीक है, करवा देता हूँ, पर तुम रो नहीं प्लीज़। तुम मुझसे नाराज़ भी मत होना। यूसुफ खानज़ादा ने सबा की आंखें साफ की। नाराज़ तो मैं हूँ आपसे। जब मैंने मंगनी तोड़ी थी तो आपने मुझे सज़ा दी थी कि किसी की वजह से मैंने आपको छोड़ कि किसी की वजह से मैं आपको छोड़ गई। आप बताएं मैं आपको क्या सज़ा हूँ? आप भी तो किसी की वजह से मुझे छोड़कर चले गए थे। सबा ने भीगी आंखों से यूसुफ खानज़ादा की तरफ देखा तो यूसुफ खानज़ादा का सर शर्म से झुक गया। ठीक है तो कह रही थी, यूसुफ खानज़ादा ने उसे सज़ा दी थी, अब सबा भी उसे सज़ा दे सकती है। तुम्हें जो सज़ा देनी है दे लो, मुझे मंजूर है। यूसुफ खानज़ादा नजरें झुकाए संजीदगी से कहा, आपकी सज़ा ये है, आप मुझसे बात ना करें, दूर रहें मुझसे। सबा ने चेहरा मोड़कर खफगी से कहा तो यूसुफ खानज़ादा तड़प गया। माफ नहीं करोगी? यूसुफ खानज़ादा ने सबा का हाथ पकड़कर कहा, ना करूं तो? सबा ने आहिस्ता से हाथ छुड़ा लिया। तो मैं मर यूसुफ यूसुफ खानज़ादा की बात पर पूरी होने से पहले ही सबा ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया। यूसुफ खानज़ादा ने इसी हाथ पर बोसा दिया तो सबा ने आहिस्ता से हाथ पीछे कर लिया। आप भी तो मुझे छोड़कर गए थे ना? मैं मर जाती तो? सबा ने शिकवा के ना नजरों से यूसुफ खानज़ादा की तरफ देखा तो इसकी बात पर यूसुफ खानज़ादा का दिल दहल गया। सॉरी, यूसुफ खानज़ादा ने कान पकड़कर कहा तो सबा नम आंखों से मुस्कुरा दी। कुछ खाओगी? यूसुफ खानज़ादा ने सबा की आंखें हाथ से खुश्क की। नहीं, दिल खराब होता है। सबा ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। क्यों? यूसुफ खानज़ादा ने ना समझी से पूछा। कहा तो है चेकअप करवा दे। सबा ने यूसुफ खानज़ादा के कंधे पर सर रखते कहा, अच्छा ठीक है चलो, यहाँ का एक डॉक्टर मेरी पहचान का है, इसी से चेकअप करवा लेते हैं। यूसुफ खानज़ादा ने सबा के चेहरे से बाल हटाकर कान के पीछे अड़े थे। नहीं, मुझे लेडी डॉक्टर से चेकअप करवाना है। सबा ने सर उठाकर हिकलाते हुए कहा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था वो यूसुफ खानज़ादा को कैसे समझाए। लेडी डॉक्टर से? यूसुफ खानज़ादा ने इसकी नासमझी से बात दोहराई। जी। सबा का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। यूसुफ खानज़ादा ने इसके चेहरे पर फैलते हया के रंग देखे। खैर तो है मेरी जान, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं और तुम शर्म से टमाटर हो रही हो। यूसुफ खानज़ादा ने उसके कान के करीब होकर मदम सरगोशी की तो सबा मजीद शर्मा गई। यूसुफ प्लीज, सबा ने मिनमिना कर कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें लेडी डॉक्टर से ही क्यों चेकअप करवाना है? यूसुफ खानज़ादा को अब भी समझ नहीं आई तो सबा बेचारी ठंडी सांस भर के रह गई। वैसे ही बोला था, चलें आपके डॉक्टर से ही चेकअप करवा लेते हैं। सबा दांत पीसी खड़ी हो गई तो यूसुफ खानज़ादा भी मुस्कुराकर खड़ा हो गया। उल्फत हॉस्पिटल से हवेली आ गई थी। मुस्तफ़ा अभी अभी स्कूल से आया था। उल्फत ने इसे चेंज करवाकर लंच करवाया तो वो लंच करते ही सो गया। उसे सोता देख उल्फत वार्डरोब की तरफ बढ़ी और एक हैंड कैरी निकालकर इसमें अपने और मुस्तफ़ा के कपड़े रखने लगी। महबूब खानज़ादा इस वक्त डेरे पर बलाज खानज़ादा के साथ था। उल्फत ने पैकिंग करके सोए हुए मुस्तफ़ा को गोद में उठाया और एक हाथ से हैंड कैरी घसीटते हुए नीचे लॉन्ज में आ गई, जहाँ खानम बीबी सफूरा को रात के खाने की हदायत दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम खानम बीबी। उल्फत ने संजीदगी से सलाम किया तो खानम बीबी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कहीं जा रही हो उल्फत बेटी? खानम बीबी ने इसके हाथ में हैंड कैरी देखते पूछा। जी बाबा साईं से मिलने जा रही हूँ। उल्फत का लहजा हनू संजीदा था जो खानम बीबी को काफी खटका। ठीक है, जल्दी आ जाना। खानम बीबी ने हाथ बढ़ाया तो उल्फत ने जरा सा सर झुकाकर उनके आगे सर किया। खानम बीबी ने उल्फत के सर पर प्यार से हाथ फेरा तो उल्फत रातदारी अबूर करती हवेली के गेट पर आ गई। उसने मुड़कर एक नज़र हवेली को देखा। ए अल्लाह, खुशियों के दिन इतने थोड़े क्यों होते हैं? उल्फत की आंखें छलकने को बेताब थीं। उसने गहरा सांस लेते अर्श के पीछे धकेले और खान हवेली से निकल गई। शाम को महबूब खानज़ादा और बलाज खानज़ादा इकट्ठे डेरे से निकले। महबूब खानज़ादा हवेली निकल पड़ा जबकि बलाज खानज़ादा हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। बलाज खानज़ादा हॉस्पिटल तो आ गया पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रूप का सामना करे। बलाज खानज़ादा पेशेंट रूम के बाहर ही खड़ा रहा। कितनी ही देर गुजरने के बाद अलीना पेशेंट रूम से निकली तो बलाज खानज़ादा को बाहर खड़ा पाया। अरे बलाज बेटा, यहाँ क्यों खड़े हो? अलीना ने हैरत से पूछा। वैसे ही, बलाज खानज़ादा ने मुख्तसर जवाब दिया तो अलीना ने सर हिला दिया। अच्छा, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, अंदर बैठ कर मेरा दम घुट रहा है।
तुम एक काम करो, रूप के पास जाकर बैठ जाओ, वो अकेली है। अलीना ने उजलत में कहा और बिना बलाच खानदादा का जवाब सुने वो चली गई। पीछे बलाच खानदादा तसब्बुत का शिकार हो गया। वो सोच में पड़ गया कि रूप के सामने जाए या ना जाए। बिलाखिर उसने गहरा सांस लेते हिम्मत की और आहिस्ता से पेशेंट रूम का दरवाज़ा खोला। सामने ही उसे अपनी मताए जान नज़र आई। रूप आँखें मूंदे लेटी थी। उसे महसूस हो चुका था कि कोई आया है, पर इसे यही लगा कि अलीना होगी, इसलिए वो आंखें मूंदे लेटी रही। बलाज खानदादा रूप पर नजरें जमाए आहिस्ता आहिस्ता कदम चलता रूप के करीब आया और उसके चेहरे के एक एक नक्श को दीवानगी से देखने लगा। रूप के चेहरे से नजरें हटती होती उसकी जख्मी कलाई की तरफ उठी तो बलाज खानदादा को रूप का दर्द अपने अंदर दर्द महसूस हुआ। वो कितनी ही देर रूप को महव होकर देखता रहा। रूप के हाथ की पुष्ट पर सिगरेट के जले के निशान थे जो उस रात बलाज खानदादा ने उसे दिए थे। बलाज खानदादा को अपनी हरकत पर शर्म महसूस हुई। अगर उस रात रूप नहीं भागती तो पता नहीं आज बलाज खानदादा को उसे देखना भी नसीब होना था या नहीं। ये सोच ही बलाज खानदादा को अंदर तक हिला देती थी। एक बार भी मुझे देखने, मुझसे मिलने नहीं आए। क्या वाकई वो मुझे छोड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं कभी इनसे बात नहीं करूंगी। पर कब तक मैं इनसे भागूंगी? अगर इन्होंने मुझे छोड़ना हुआ तो बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैं तो इनसे दूर नहीं जाना चाहती ना। मैं तो इनके पास, उनके साथ रहना चाहती हूँ। रूप आंखें बंद किए बलाज खानदादा को याद कर रही थी। लेकिन मेरे चाहने से क्या होगा? अगर वो ही मुझे छोड़ना चाहते हैं तो? और ये बात वो हॉस्पिटल ना आकर साबित कर चुके हैं। अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास होता तो वो जरूर आते, पर वो नहीं आए। रूप की बंद आंखों से आंसू निकले। बलाज खानदादा रूप की तरफ ही देख रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर अंगूठे से नरमी से रूप के आंसू चुने। हल्का सा लम्स महसूस करते रूप ने चौंक कर आंखें खोली तो अपने सामने बलाज खानदादा को देखकर उसकी आंखें हैरत से बड़ी हुई। हल्का सा लम्स महसूस करते रूप ने चौंक कर आंखें खोली तो अपने सामने बलाज खानदादा को देखकर उसकी आंखें हैरत से बड़ी हुई। बलाज खानदादा बिना पलकें झपके रूप की तरफ ही देख रहा था। रूप। बलाज खानदादा की होंठ फुड़फुड़ाए तो रूप को उस रात का एक एक लम्हा याद आ गया। उसने नम आंखों से चेहरा मोड़ लिया। बलाज खानदादा को उसका मुंह फेरना तकलीफ पहुंचा गया था। उसने शहादत की उंगली से रूप के हाथ की पुष्ट पर सिगरेट के निशान को छुआ तो रूप ने हाथ खींच लिया। अभी उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब अलीना रूम में वापस आ गई। रूप, मैंने डॉक्टर से बात की है, रात तक तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। अलीना ने मुस्कुराकर कहा तो रूप ने हल्का सा सर हिला दिया। लेकिन मामा, मैं खान हवेली नहीं जाऊंगी, मुझे लाहौर जाना है। रूप ने रंधी आवाज से कहा कि बलाज खान दादा ने हैरत से अपनी दुश्मन जान को देखा, जिसने एक के बाद दूसरी नजर डालना गवारा नहीं किया था। पर तुम्हारे बाबा तो हवेली में हैं और मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम सब हवेली। मामा प्लीज, मुझे नहीं जाना वापस, ना आज ना कभी। रूप ने बलाज खान दादा की क्रिस्टल ग्रे आंखों में अपनी नम हरी आंखें गाड़ते गुस्से से अटल लहजे में कहा तो अलीना ने बलाज खान दादा की तरफ देखा जो रूप की तरफ ही देख रहा था। चाची, मुझे रूप से अकेले में कुछ बात करनी है। बलाज खान दादा ने रूप की तरफ देखते ही अलीना को मुखातिब किया। लेकिन मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। रूप ने बलाज खान दादा की तरफ देखते गुस्से से कहा। चची प्लीज। बलाज खानजादा ने अलीना की तरफ इल्तिजाइया नजरों से देखा। मामा, अगर आप गईं तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। रूप ने गुस्से से चिल्लाकर कहा तो बलाज खानजादा चुपचाप उसे देखता रहा। अलीना तो बुरी फंसी इन दोनों के बीच। बलाज खानजादा कुछ देर खामोशी से रूप की तरफ देखता रहा, फिर रूम से निकल गया। क्या जरूरत थी उसे नाराज करने की? अलीना ने आंखें निकाल कर रूप की तरफ देखा। मुझे फर्क नहीं पड़ता उनकी नाराजगी से, बाहर में जाए उनकी नाराजगी। रूप ने रोते हुए कहा और अलीना उसके रोने से परेशान हो गई। अच्छा, रोते नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अलीना ने रूप के आंसू साफ किए तो रूप खामोश हो गई। महबूब खान ज़्यादा हवेली आकर सीधा अपने कमरे में गया, ये सोचकर कि उल्फत से अपने अल्फाजों की माफ़ी मांगेगा। पर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, खाली कमरे ने उसका इस्तकबाल किया। महबूब खान ज़्यादा को काफ़ी हैरत हुई क्योंकि इस वक्त उल्फत मुस्तफ़ा को होमवर्क करवाती थी, पर आज ना उल्फत थी ना मुस्तफ़ा था। महबूब खानज़ादा का दिल उदास हो गया। वो कमरे में आया और शावर लेकर चेंज करते नीचे हानम बीबी के पास आ गया। हानम बीबी को सलाम करते हुए इनके पास ही बैठ गया। मुस्तफ़ा के बिना हवेली में रौनक ही नहीं है। अपनी हंसी से हवेली में रौनक लगाए रखी थी उसने। हानम बीबी ने मुस्कुराकर कहा तो महबूब खानज़ादा ने चौंक कर हानम बीबी की तरफ देखा। वैसे उल्फत वापस कब आएगी? जाते वक्त मैं उससे पूछना भूल गई। अभी महबूब खानज़ादा कुछ कहता, खानम बीबी की अगली बात पर उसके चेहरे का रंग उड़ा। उल्फत कहाँ गई? महबूब खानज़ादा के दिल में डर बैठ गया, कहीं उल्फत उसे छोड़कर तो नहीं चली गई।
کہہ رہی تھی بابا کی یاد آ رہی ہے۔ حنم بی بی نے حیرت سے بتایا، پر محبوب خان زادہ کا دل اب صحیح معنوں میں خوف میں آیا۔ کیوں؟ تمہیں نہیں بتا کر گئی؟ مجھے تو لگا تھا تمہیں پتا ہوگا۔ حنم بی بی محبوب خان زادہ کے چہرے کا اڑا رنگ دیکھ چکی تھی۔ حنم بی بی میں ابھی آیا۔ محبوب خان زادہ نے بڑی مشکل سے یہ لفظ ادا کیے اور تیزی سے چلتا اپنی گاڑی میں سوار ہو کر حویلی سے نکل گیا۔ اس کا رخ چودھری نثار علی کی حویلی کی طرف تھا۔ 10 منٹ میں وہ ریش ڈرائیونگ کرتا چودھری نثار علی کی حویلی پہنچا۔ گاڑی اس نے باہر ہی کھڑی کر دی۔ ابھی وہ گیٹ عبور کرنے ہی والا تھا جب چوکیدار کی آواز پر اس کے قدم ساکت ہوئے۔ چھوٹے سائیں، حویلی میں کوئی نہیں ہے۔ چوکیدار نے پیچھے سے آواز لگائی تو محبوب خان زادہ حیرت سے مڑا۔ مجھے الفت سے ملنا ہے، محبوب خان زادہ کہتے ہی پھر سے مڑا۔ بی بی جی تو آئی ہی نہیں۔ چوکیدار کی اگلی بات پر محبوب خان زادہ کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ کیا مطلب؟ الفت دوپہر کو یہیں تو آئی ہے۔ محبوب خان زادہ کے دل میں وسوسے اٹھ رہے تھے جنہیں وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ نہیں چھوٹے سائیں، میں صبح سے ادھر ہی ہوں، کوئی نہیں آیا۔ چوکیدار نے صاف گوئی کی تو محبوب خان زادہ نے پریشانی سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اچانک اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ یہاں کھڑے ہو کر وقت برباد نہیں کر سکتا تھا۔ محبوب خان زادہ جلدی سے گاڑی میں سوار ہوا اور گاؤں کے بس اڈے پر ڈال دی۔ ریش ڈرائیونگ کرتے اس نے موبائل پکڑا اور الفت کو فون کرنے لگا، پر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ غصے سے محبوب خان زادہ نے موبائل ڈیش بورڈ پر مارا اور گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ آدھے گھنٹے کا سفر اس نے 10 منٹ میں طے کیا اور بس اڈے پر پہنچا۔ یہاں ہر جگہ رش تھا۔ محبوب خان زادہ الفت اور مصطفیٰ کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگا، پر اسے وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ اس نے موبائل پر مصطفیٰ کی تصویر اوپن کی اور آس پاس لوگوں سے پوچھنے لگا، پر ہر ایک سے مایوسی ہوئی۔ بابا! اچانک محبوب خان زادہ کو اپنے رائٹ سائڈ سے مصطفیٰ کی آواز آئی تو اس کے چونک کر دائیں جانب دیکھا۔ مصطفیٰ رکو! مصطفیٰ نے محبوب خان زادہ کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑ لگا دی اور الفت اسے دیکھتی رہ گئی۔ محبوب خان زادہ مصطفیٰ کو اپنی طرف آتا دیکھ دو زانوں بیٹھ گیا اور باہیں واک کر دی۔ مصطفیٰ بھاگ کر محبوب خان زادہ کے سینے سے لگ گیا۔ اس کے سینے سے لگتا ہی محبوب خان زادہ کے اندر سکون سرایت کر گیا۔ دور کھڑی الفت نے سنجیدگی سے بنا کسی تاثر کے مصطفیٰ اور محبوب خان زادہ کو دیکھا اور قدم قدم چلتی ان کے قریب آئے۔ مصطفیٰ چلے، ہماری بس آ گئی ہے۔ الفت نے بنا محبوب خان زادہ کی طرف دیکھے مصطفیٰ کا بازو پکڑ کر اسے محبوب خان زادہ سے الگ کیا تو محبوب خان زادہ نے نم آنکھوں سے الفت کی طرف دیکھا۔ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ محبوب خان زادہ نے کھڑے ہوتے بھرائی آواز میں کہا۔ میری کیا اوقات جو میں کسی کو چھوڑوں؟ سب مجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ الفت نے چہرہ موڑے رندی آواز میں کہا۔ الفت، مجھے معاف کر دو، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا جو میں نے تم سے ایسے الفاظ استعمال کیے۔ میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ محبوب خان زادہ نے الفت کی طرف 2 قدم بڑھائے تو الفت نے پیچھے کی طرف 2 قدم کیے۔ میں کون ہوتی ہوں آپ کو معاف کرنے والی؟ میری حیثیت ہی کیا ہے آپ کی زندگی میں؟ صرف 4 دن کی بیوی؟ الفت کے آنسو گالوں پر لڑکے تو محبوب خان زادہ اس کے الفاظوں پر تڑپ اٹھا۔ نہیں الفت، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، میں تمہیں چھوڑنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ محبوب خان زادہ الفت کو اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، پر الفت آج سخت دل لیے کھڑی تھی۔ ہاں، سوچ نہیں سکتے پر بات ضرور کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا مجھے شادی نہیں کرنی۔ میرا مرد سے اعتبار اٹھ چکا ہے، پر آپ نے مجھے اپنی محبت پر یقین دلایا۔ مجھے بس اتنا بتا دیں، کیا میں اتنی فالتو ہوں جو پہلے شہروز نے بنا میری کسی غلطی کے مجھ پر طلاق کا دھبا لگایا اور کل آپ نے بھی مجھے دھمکی دی؟ بتائیں، کیا میں صرف استعمال کے لیے بنی ہوں؟ الفت کی آواز میں درد تھا اور خود محبوب خان زادہ اس کے الفاظوں کا درد اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو الفت، میں آئندہ یہ حرام لفظ اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا، بس ایک بار مجھے معاف کر دو۔ محبوب خان زادہ نے الفت کے آنسو، اس کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اس لائق کہاں کہ کسی کو معاف کروں، بس اتنا سمجھ گئی ہوں، میرا نصیب میرے شوہر کی محبت اور مصطفیٰ کے نصیب میں باپ کا پیار نہیں ہے۔ میں نے قسمت کے فیصلے پر سر جھکا لیا ہے، بس دوسری بار خود پر طلاق کا لیبل نہیں لگوانا چاہتی تھی، اس لیے حویلی سے نکل آئی، کیونکہ جب شہروز نے طلاق دی تو لوگ بہت گندی نظروں سے دیکھتے تھے، سب مجھے ہی غلط کہتے تھے۔ الفت زاروں کا تار رو رہی تھی۔ محبوب خان زادہ اس کے رونے پر اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا۔ الفت کی باتیں اسے گہری کھائی میں دھکیل رہی تھی، اس لیے سوچا گاؤں ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ چودھری حسین میرے لالا ہیں، یہ سچ ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہے گا، اور آج نہیں تو کل آپ ان کی وجہ سے مجھے طلاق نہیں الفت، تم اور مصطفیٰ میرا سب کچھ ہو۔
मैं अब तुम दोनों के बगैर बेजान हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। महबूब खानज़ादा ने उल्फत की बात काट कर उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे उल्फत छुड़वाने लगी, पर महबूब खानज़ादा की गिरफ्त तो मजबूत थी। छोड़ दें, चले जाएं वापस, मेरा दिल टूट चुका है। उल्फत ने झटके से हाथ छुड़ाया। तुमसे दूरी मुझे मार देगी। महबूब खानज़ादा की आंखों से मोती टूट कर गिरे। आपके अल्फाज तो मुझे मार चुके हैं। सांस ले रही हूँ तो सिर्फ मुस्तफ़ा की वजह से, वरना आप मुझे कल का मार चुके हो। उल्फत ने मुस्तफ़ा का हाथ पकड़ा और बस की तरफ बढ़ी। उल्फत मेरी बात सुनो, ऐसी सज़ा मत दो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। महबूब खानज़ादा उल्फत के रास्ते में खड़ा हो गया। आप तो मोहब्बत के दावे करते थे ना, कल कहाँ गई थी आपकी मोहब्बत जब मुझे तलाक की धमकी दी आपने? उल्फत की ज़बान से शिकवा फिसला। पागल हो गया था मैं, मुझे माफ़ कर दो। महबूब खानज़ादा का बस नहीं चल रहा था, वो उल्फत को कैसे भी करके मना ले। आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आपके लायक नहीं हूँ। उल्फत ने आंसू पोंछते कहा और मुस्तफ़ा का हाथ पकड़कर महबूब खानज़ादा की साइड से गुजर गई। उल्फत मुझे मार लो, मुझ पर गुस्सा निकाल लो, तुम कहो तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, पर खुद से जुदा मत करो। महबूब खानज़ादा उल्फत के पीछे पीछे चलते हुए इल्तिजा कर रहा था। अगर आपको मुस्तफ़ा से ज़रा सी भी मोहब्बत है तो आपको मुस्तफ़ा की कसम, अब आप हमारे पीछे नहीं आएंगे, ना हमें रोकेंगे। उल्फत ने रुककर झटके से मुड़ते संजीदगी से कहा तो महबूब खानज़ादा उल्फत की बात पर अपनी जगह साकित खड़ा रह गया। उल्फत मुड़ी और बस में सवार हो गई। महबूब खानज़ादा हैरत की मूर्ति बना उल्फत और मुस्तफ़ा को अपनी ज़िंदगी से दूर जाता देखने लगा। उसे लगा उसके जिस्म से कोई रूह खींच रहा है और वो बिना एहतजाज के दर्द सह रहा है। उल्फत की बस जा चुकी थी और पीछे खड़ा महबूब खानज़ादा नम आंखों से उन्हें खुद से दूर जाता देख रहा था। बस आंखों से ओझल हो गई। वो कितनी ही देर वहां बिना हिले जुले खड़ा रहा। आज उसने अपनी मोहब्बत को पाकर खो दिया था। सही तो कहा था उल्फत ने, वो तो बड़े बड़े दावे करता था और कल कहाँ गए थे उसके दावे। उसे चौधरी हुसैन के किए की सजा क्यों मिलती थी? हर बार वो ही क्यों सहती थी? महबूब खानज़ादा ने अपनी खाली हाथों की तरफ देखा और तकदीर की लकीरों से शिकवा करने लगा कि इसमें उल्फत और इसका साथ सारी जिंदगी का क्यों नहीं था। खैर, तकदीर का भी क्या कसूर, गलती तो महबूब खानज़ादा की थी, जो मोहब्बत का दावेदार तो बनता था पर निभा नहीं सका। 4 दिन में ही इसके दावे कमज़ोर पड़ गए। महबूब खानज़ादा आहिस्ता से मुड़ा और हारे हुए कदमों से चल पड़ा। ये हार तो अब सारी ज़िंदगी की थी और शायद ये ज़िंदगी का सफ़र अब इसे अकेले ही गुज़ारना था। बलाज खानज़ादा हॉस्पिटल से निकलकर हवेली आया और सीधा खानम बीबी के पास पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम। बलाज खानज़ादा ने संजीदगी से सलाम किया। खानम बीबी अपने कमरे में आराम कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम। खानम बीबी ने ज़रा सा उठकर कहा और इतना तो वो समझ गई थी कि वो ज़रूर कोई बात करने आया है। खानम बीबी, मुझे रुखसती चाहिए। बलाज खानज़ादा सीधा मुद्दे पर आया, पर खानम बीबी खामोश रहीं। बलाज खानज़ादा ने कुछ देर इनके बोलने का इंतज़ार किया। आप चुप क्यों हैं? बलाज खानज़ादा ने इनकी खामोशी से तंग आकर कहा, क्योंकि रूप अब रुखसती नहीं चाहती। खानम बीबी ने झूठ बोला, जबकि इनकी रूप से इस मुतालिक बात ही नहीं हुई थी, पर कल रूप ने इन्हें इस रात की सारी बात बताई थी, जिसे सुनकर खानम बीबी को बलाज खानज़ादा पर गुस्सा आया था और खुद सोचकर परेशान होती कि इस रात अगर रूप नहीं भागती तो पता नहीं क्या होता। मैं इसे मना लूंगा। बलाज खानज़ादा ने नजरें चुरा कर कहा। वो फिर भी नहीं मानेगी। खानम बीबी ने अटल लहजे में कहा तो बलाज खानज़ादा चुप सा हो गया। माफ़ी नहीं मिल सकती क्या? बलाज खानज़ादा ने आंखें नीची करके हल्की सी आवाज़ में कहा। तो खानम बीबी ने भवें उचकाकर अपने मगरूर पोते की तरफ देखा। रूप माफ़ नहीं करना चाहती, सज़ा देना चाहती है और सज़ा ये है, रुखसती कभी नहीं होगी। खानम बीबी ने गहरा सांस लेते कहा तो बलाज खानज़ादा ने झटके से सर उठाकर खानम बीबी की तरफ देखा। आप समझाएं उसे। बलाज खानज़ादा को अपनी सज़ा सुनकर दुख हुआ था। अरे पुत्र, हमसे नहीं समझाया जाता और हम क्यों समझाएं? गलती तुमने की है, मनाने और समझाने का काम भी तुम्हारा है, इसलिए मुझ बूढ़ी जान को बीच में मत घसीटो। खानम बीबी ने बात ही खत्म कर दी। अच्छी बात है, मुझे निकाह के लिए जब मनाना था तो आप बीमार होने की एक्टिंग कर रही थी। जब अपनी पोती को मनाने की बारी आई तो आपकी जान बुढ़ी हो गई और आप बीच से भी निकल रही हैं। बलाज खानज़ादा ने एक एक लफ्ज़ जता कर कहा तो खानम बीबी पहलू बदल कर रह गई। इनका पोता इनकी सोच से भी ज़्यादा होशियार था। वो जो सोच रही थी इसे कभी पता नहीं चलेगा कि निकाह वाले दिन खानम बीबी ने एक्टिंग की थी। सरासर गलत था बलाज खानज़ादा, तू हर बात से वाकिफ था। ऐसी बात नहीं है पुत्र, रूप ज़रा गुस्से में है, जब गुस्सा उतरेगा तो मान जाएगी। खानम बीबी बलाज की बात पर ज़रा नरम पड़ गई। मैं कुछ नहीं जानता, एक्टिंग करें या कुछ और, पर अपनी पोती को रुखसती के लिए मनाएं, और अगर वो नहीं मानी तो? बलाज खानज़ादा बात करते चुप कर गया। तो
خانم بیوی نے ایک آئیبرو اچکا کر پوچھا، تو میں یہ حویلی اور یہ گاؤں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ بلاج خان زادہ اٹل لہجے میں کہتا کھڑے ہو گیا تو خانم بیوی نے اسے تعصب سے دیکھا۔ مجھے چھوڑ کر جاؤ گے؟ اپنی خانم بیوی کو؟ خانم بیوی نے اسے ایموشنل بلیک میل کیا۔ مجھے میری بیوی لا دے، میں کسی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، ورنہ ایسا جاؤں گا کہ مڑ کر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ بلاج خان زادہ نے ایک ایک لفظ جتا کر کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی خانم بیوی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ دل میں انہیں خوشی ہوئی تھی کہ بلاج خان زادہ کو اپنی غلطی کا احساس ہے اور اس کے دل میں آج بھی روپ کے لیے ویسے ہی محبت اور تڑپ ہے۔ سفورہ بی بی جی کا بیگ پکڑ کر ان کے کمرے میں رکھ دو۔ بلاج خان زادہ نے سفورہ کو آواز دیتے کہا تو وہ فوراً سر ہلا کر بیگ پکڑے اوپر چلی گئی۔ بلاج خان زادہ نے الفت کے سر پر ہاتھ رکھا تو الفت کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آج سے تم سردار بلاج خان زادہ کی بہن کے نام سے جانی جاؤ گی، کوئی بھی تمہیں چودھری حسین کی بہن کے نام سے نہیں بلائے گا۔ رہی بات محبوب خان کی تو بلاج خان زادہ بات کرتے چپ ہوا۔ اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، وہ بس روپ کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، اس لیے غصے میں بول گیا، پر تم بھی جانتی ہو وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، اس لیے میری خاطر اسے معاف کر دو۔ بلاج خان زادہ نے مان سے کہا تو الفت نے نم آنکھوں سے سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ اس کی گود میں سویا ہوا تھا، جاؤ اسے کمرے میں لٹا دو، محبوب خان آتا ہی ہوگا۔ بلاج خان زادہ نے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرتے کہا تو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج جب بلاج خان زادہ خانم بی بی سے بات کر کے کمرے سے نکلا تو اس کے موبائل پر حشمت علی کا فون آیا۔ حشمت علی بس اڈے کسی کام سے گیا تھا، وہاں اس نے محبوب خان زادہ اور الفت کو دیکھا تو وہ پل میں ساری بات سمجھ گیا۔ ایک سیکنڈ سے پہلے اس نے بلاج خان زادہ کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بلاج خان زادہ نے حشمت علی کو بس کو رکوانے کا حکم دیا اور خود جیپ میں بیٹھ کر بس اڈے پہنچ کر الفت کو حویلی واپس لے آیا۔ الفت کمرے میں آئی تو مصطفیٰ کو بیڈ پر لٹایا اور خود بھی لیٹ کر آرام کرنے لگی۔ بابا، مجھے لاہور جانا ہے۔ براق خان زادہ پچھلے 1 گھنٹے سے روپ کو خان حویلی جانے کے لیے منا رہے تھے، پر روپ اپنی ضد کی پکی تھی۔ بیٹا، اماں سائن ناراض ہوں گی، براق خان زادہ نے منا کر کہا۔ میں نے فون پر منا لوں گی، روپ نے سکون بھرے انداز میں کہا۔ روپ، تم اپنے بابا کی بات نہیں مانو گی؟ براق خان زادہ ایموشنل ہوئے۔ بابا، آپ مجھے ایموشنل بلیک میل مت کریں، میں فیصلہ کر چکی ہوں، مجھے گاؤں واپس نہیں جانا، مطلب نہیں جانا۔ آپ کا بھتیجا پتہ نہیں کن چکروں میں ہے، اس دن میں بھاگ گئی، اگر دوبارہ وہ غصے میں مجھے بول گیا تو کیا کر لیں گے آپ لوگ؟ روپ کی آواز میں نمی گھلی۔ بیٹا، اسے پچھتاوا ہے اپنے الفاظوں پر۔ براق خان زادہ نے لہجہ مضبوط رکھا۔ اتنی جلدی پچھتاوا ہو گیا؟ اچھی بات ہے، پر اتنی جلدی معافی نہیں ملتی، میں اتنی آسانی سے وہ رات نہیں بھول سکتی، میری زندگی کی سب سے تکلیف دہ رات تھی وہ۔ روپ باقاعدہ رونے لگی۔ براق خان زادہ نے اس کے آنسو صاف کیے پر کچھ کہا نہیں۔ اگر آپ سب حویلی رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، پر پلیز مجھے فورس مت کریں، میں آپ کے بھتیجے کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی، میں اکیلی لاہور رہ لوں گی۔ روپ فیصلہ کر چکی تھی، اکیلی لڑکی محفوظ نہیں ہوتی بیٹا، لڑکی اپنے بھائی، باپ اور شوہر کے ساتھ محفوظ ہوتی ہے، میں کیسے تمہیں اکیلے لاہور رہنے کی اجازت دے دوں؟ براق خان زادہ نے پریشانی سے ماتھا متلا۔ ہی روپ ٹل ہی نہیں رہی تھی۔ بابا پلیز، مجھے نہیں جانا واپس۔ روپ نے براق خان زادہ کے ہاتھ تھامے التجا کی۔ ٹھیک ہے، میں یوسف خان سے بات کرتا ہوں۔ براق خان زادہ نے ہار مانی اور روم سے نکل گئے۔ خود جو مرضی کرتے پھریں، انہیں احساس ہی نہیں ہے اور بعد میں معصوم سی صورت بنا کر کہہ دیتے ہیں میں غصے میں تھا، مجھے اپنے لفظوں پر پچھتاوا ہے۔ روپ نے باقاعدہ بلاج خان زادہ کی نقل اتاری۔ ناکو چنے نہ چبوا دیے تو میرا نام بھی روپ خاندادی نہیں۔ روپ نے غصے سے بال جھٹکے اور موبائل پر گیمز کھیلنے لگی۔ محبوب خان زادہ رات کے 9 بجے شراب کے نشے میں دھت گاؤں سے باہر نکلتی سڑک پر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی، آنکھیں نشے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ کتنی ہی شراب کی بوتلیں اس نے خالی کر دی تھی۔ اس حرام چیز کو اس نے آج تک پینا تو دور ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، پر آج وہ اس حرام چیز کو پی رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ خود کو چیر پھاڑ دے۔ الفت کے آنسو، اس کی باتیں، اس کی جدائی محبوب خان زادہ کے اندر موت پیدا کر رہی تھی۔ الفت! محبوب خان زادہ نے روتے ہوئے الفت کو پکارا۔ وہ کبھی نہ رونے والا اپنی بیوی کے چھوڑ جانے پر رو رہا تھا۔ محبوب خان زادہ حلق کے بل چیخ کر روتے دوزانوں سڑک پر بیٹھ گیا اور اونچی آواز میں رونے لگا۔ وہ کتنی ہی دیر اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا، پھر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور پھر سے شراب پینے لگا۔ تبھی اس کے قریب ایک بلیک پجارو آ کر رکی۔ محبوب خان زادہ گاڑی کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔
کیونکہ گاڑی سے نکلنے والا شہروز تھا۔ شہروز گاڑی سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ تھی۔ وہ قدم قدم چلتا محبوب خان دادا کے قریب آیا اور نیچے بیٹھ گیا۔ محبوب خان دادا نے اسے خون آشام نظروں سے گھورا تو شہروز نے محبوب خان دادا کو گردن سے پکڑ لیا۔ پچھلے کئی دنوں سے میں اس طاق میں تھا کہ تو مجھے اکیلا ملے اور میں تجھ سے اپنے ایک ایک زخم کا بدلہ لے سکوں۔ شہروز محبوب خان دادا کے منہ پر پھنکارا تو محبوب خان دادا ہلکا سا مسکرایا۔ شیر کا شکار کرنے کے لیے شکاری کتا اسی طاق میں رہتا ہے کہ کب شیر اکیلا ہو اور وہ شکار کرے۔ محبوب خان دادا نے اس وقت پورے ہوش میں نہیں تھا۔ اسے مزید نشہ ہو رہا تھا اور اسی بات کا فائدہ شہروز اٹھانے والا تھا۔ محبوب خان دادا کی بات پر شہروز کی گرفت اس کی گردن پر مضبوط ہوئی۔ بہت طاقت ہے تجھ میں، آج تیری ساری طاقت نکالتا ہوں۔ شہروز کہتے ہی کھڑا ہوا اور لوہے کی سلاخ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ہوا میں لے جاتے محبوب خان دادا کے سر پر وار کرنے لگا۔ اس سے پہلے وہ محبوب خان دادا پر وار کرتا، محبوب خان دادا نے اپنے پاؤں سے اس کی دونوں ٹانگوں کو ایک ساتھ ٹھوکر ماری تو وہ شہروز گر گیا اور سلاخ ذرا دور جا گری۔ محبوب خان دادا سے نشے کی وجہ سے ٹھیک طرح کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑا ہوا، ابھی خود کو سنبھال ہی رہا تھا جب شہروز جھٹکے سے کھڑا ہوا اور سلاخ پکڑ کر محبوب خان دادا کے سر پر کاری ضرب لگا دی۔ محبوب خان دادا کی ہولناک چیخ گاؤں کی سڑک پر گونجی، خون نکل کر اس کے چہرے پر پھیل گیا اور چہرے سے ہوتا اس کے سینے کی طرف اور پیچھے کمر پر پھیل گیا۔ محبوب خان دادا دونوں ہاتھوں سے سر تھامے فرش پر گر گیا۔ میں نے الفت کو در بدر ذلیل ہونے کے لیے چھوڑا تھا اور تو نے اس پر عزت کی چادر ڈال دی، اور جب تم مر جائے گا تو میں دوبارہ اس سے نکاح کروں گا، پر اس بار چھوڑنے کے لیے نہیں بلکہ روز اپنے بستر پر رکھنے کے لیے۔ شہروز کے چہرے پر شیطانیت تھی۔ محبوب خان دادا درد سے کرار رہا تھا۔ اس سے پہلے شہروز ایک بار پھر سے محبوب خان دادا پر وار کرتا کسی نے اس کے بازو پر ٹانگ ماری تو شہروز منہ کے بل گرا۔ محبوب خان دادا نے ہلکی سی نظریں اٹھا کر اپنے سامنے چودھری حسین کو دیکھا۔ تیری اتنی جرأت، تو نے میری بہن کے شوہر پر وار کیا؟ چودھری حسین نے پاس پڑا پتھر اٹھایا اور شہروز پر پھینک دیا جو اس کی کمر پر لگا۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے اٹھنے ہی لگا تھا پر چودھری حسین کا وار خالی نہیں گیا تھا۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر درد سے چیخنے لگا، محبوب خان اٹھو۔ چودھری حسین جلدی سے محبوب خان دادا کی طرف بڑھا اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھایا۔ چودھری حسین نے محبوب خان کی نبض چیک کی جو بہت سلو چل رہی تھی۔ چودھری حسین کو محبوب خان دادا سے شراب کی بھی بو آئی تھی۔ ایک سیکنڈ کے لیے وہ حیران ہوا تھا کیونکہ محبوب خان دادا کی شرافت سے پورا گاؤں آگاہ تھا۔ تو نے میری خانی کی عزت پر ہاتھ ڈالا؟ محبوب خان دادا میں ہلنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اس نے کانپتے خون سے بھرے ہاتھوں سے چودھری حسین کا گریبان پکڑا تو چودھری حسین کی قمیض پر خون لگ گیا۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، چلو میں تمہیں ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ نہیں، مجھے مرنے دو۔ محبوب خان دادا نے چودھری حسین کے ہاتھ جھٹکے۔ تم مر گئے تو میری بہن کا کیا ہوگا؟ اٹھو اور ہاسپٹل چلو۔ چودھری حسین نے پھر سے محبوب خان دادا کو اٹھانا چاہا پر اس نے پھر سے ہاتھ جھٹک دیے۔ تمہاری بہن مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ محبوب خان دادا کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کیا مطلب؟ چودھری حسین کو اس کے ضمیر نے لتاڑا۔ تمہاری وجہ سے میں نے الفت سے بدتمیزی کی اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اچھا ہے میں مر جاؤں۔ محبوب خان دادا نے گاڑی کے ساتھ سر ٹکا کر روتے ہوئے کہا۔ وہ بمشکل بول رہا تھا ورنہ درد اس کے پورے جسم میں پھیل رہا تھا۔ محبوب خان دادا کے الفاظوں پر چودھری حسین کو احساس شرمندگی نے گھیر لیا۔ میں الفت سے معافی مانگ لوں گا اور اسے واپس لے آؤں گا۔ تم اٹھو اور ہاسپٹل چلو۔ چودھری حسین نے محبوب خان دادا کے ہاتھ پیر چلانے کے باوجود اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا۔ ابھی چودھری حسین نے گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا جب شہروز نے پیچھے سے اس کی کمر پر وہی سلاخ ماری۔ چودھری حسین کمر پر ہاتھ رکھ کے درد سے کراہا۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو شہروز اس پر پھر سے حملہ کرنے لگا تھا، پر چودھری حسین نے خود میں ہمت پیدا کی اور شہروز کا وار راستے میں ہی روک کر اس کے پیٹ میں لات ماری۔ شہروز دور جا گرا تو چودھری حسین درد برداشت کرتے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے ہاسپٹل کے راستے پر ڈال دی۔ محبوب خان آنکھیں بند مت کرو، بس 5 منٹ میں ہم ہاسپٹل پہنچ رہے ہیں۔ چودھری حسین نے خود کا درد برداشت کرتے گاڑی فل سپیڈ سے بھگائی۔ محبوب خان دادا آہستہ آہستہ بے ہوش ہو رہا تھا اور چودھری حسین کو اسے دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا کیونکہ اس کے سر سے کافی خون بہہ رہا تھا۔ الفت! محبوب خان دادا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہے۔ ہاں تم بس الفت اور مصطفیٰ کے لیے ہمت بنائے رکھنا، بس ہم پہنچ رہے ہیں۔ چودھری حسین نے تھوک نکلتے کہا۔ اسے پہلی بار کسی کی تکلیف سے درد اٹھ رہا تھا اور یہ شاید الفت کی وجہ سے تھا کیونکہ چودھری حسین الفت کو محبوب خان دادا سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ روپ کو اغوا کرنے والی حرکت پر شرمندہ تھا پر وہ جانتا تھا سردار بلاچ خان دادا اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے وہ گاؤں خاموشی سے آ رہا تھا۔ اس کا پاسپورٹ اور ID کارڈ حویلی میں رہ گئے تھے پر گاؤں داخل ہوتے ہی اس نے دور سے ہی دیکھ لیا کہ
शहरोज महबूब खान दादा पर हमला कर चुका है। चौधरी हुसैन की नज़रों के सामने उल्फत का चेहरा घूम गया और इसने खुद की भी परवाह नहीं की और महबूब खान दादा को बचाने आ गया। चौधरी हुसैन महबूब खान दादा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। महबूब खान दादा बेहोश हो चुका था। चौधरी हुसैन ने उसे स्ट्रेचर पर डाला और हॉस्पिटल के अंदर आ गया। बुराक आगे पढ़ा जाए कि ना पढ़ा जाए? चलें ये एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस नॉवल को स्टॉप करते हैं, ठीक है। बुराक खान दादा ने सबा और यूसुफ खान दादा को हॉस्पिटल बुलाकर रूप की जिद के मुताबिक बता दिया था। रूप को 2 घंटे पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया था, पर वो अभी भी पेशेंट रूम में बैठी थी। सबा और यूसुफ खान दादा उसे मना रहे थे, पर रूप ने साफ कह दिया यहाँ से निकलकर वो सीधा लाहौर जाएगी। खानी प्लीज लाला को माफ कर दे। सबा ने रूप के दोनों हाथ थामकर मिन्नत भरे लहजे में कहा, तुमने कर दिया ना अपने शोर को माफ, अच्छी बात है, पर मैं नहीं करने वाली। रूप ने साफ इनकार कर दिया। रूप तुम बहुत जिद्दी होती जा रही हो और सबा ये सब तुम्हारे लाला साहब की दी हुई झूठ का कमाल है। यूसुफ खानजादा रूप से बात करता सबा की तरफ मतवज्जो हुआ। क्या मतलब है आपका? सबा के लाला साहब को मुझे छूट नहीं देनी चाहिए थी। रूप ने यूसुफ खानजादा को गुस्से से घूरा। जी हाँ, अब सबा भी तो है ना, मैंने सॉरी बोला, इसने बात छोड़ दी। एक तुम हो लाला को अच्छा खासा तगनी का नाच नचवाना चाहती है। यूसुफ खानजादा ने गुस्से से दांत पीसे तो रूप हस्बे आदत भां भां करते रोने लगी। सबा ने तासुब से यूसुफ खानजादा की तरफ देखा जो खुद अपनी बहन की नौटंकी पर हैरान हुआ। अब रो क्यों रही हो? यूसुफ खानजादा ने लहजा नरम रखने की कोशिश की। आप मुझे डांट रहे हैं, अगर मेरे शोहर होते तो आपको मुझे डांटने की सजा देते। रूप को समझ नहीं आई तो रोते हुए क्या बोल गई। इतनी मोहब्बत है शोहर से तो इसे माफ कर दो। यूसुफ खानजादा ने जताने वाले अंदाज में कहा तो रूप के रोने को एकदम ब्रेक लगा। वो रोते हुए बलाज खानजादा की इससे मोहब्बत वाज़ेह कर गई थी। रूप ने बेसाख्ता नजरें चुराई तो सबा ने अपनी हंसी छिपाई। तभी बाहर से इन्हें शोर सुनाई दिया। यूसुफ खानजादा देखने की घर से बाहर आया। जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।